एक बार की बात है, सतलजगंज नाम के एक गांव में बिंदिया नाम की खाना बनाने वाली अपने खानदान के साथ रहती थी। बिंदिया बहुत ही गरीब थी। इसका शौहर एक फैक्ट्री में झाड़ू पोछे का काम करता था, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल था। इसलिए बिंदिया इसकी मदद करने लोगों के घर खाना बनाया करती। आज आने दीजिए उसे, छोड़ूंगी नहीं। कल इतनी मोटी रोटी बनाकर गई थी, अगर सामने होती ना तो इसी के मुंह पर इन रोटियों को दे मारती। अब खामोश भी हो जाओ मेरी गद्दादारी। बिल वो भी कितने घरों में काम करती है। ओहो, हो गई गलती। आज ना ये इसकी आखिरी गलती होगी। रोज की तरह बिंदिया अपने काम पर निकलती है, इस बात से अनजान के आज इसके साथ क्या होने वाला है। वो पारल के घर पहुंचती है। लो आ गई मैडम। आप गांव से शहर आती ही क्यों हो? जब काम आता ही नहीं तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें काम पर रखा, पर तुम तो सर पर ही चढ़ती जा रही हो। इतनी मोटी रोटी बनाई है। अरे नहीं नहीं बाजी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने मोटी रोटी तो बड़े सेठ जी के कहने पर बनाई थी। ओहो, तुम अब तो पापा जी को भी इन्वॉल्व कर रही हो। अच्छा रुको तुम। पारल गुस्से में रसोई के अंदर जाती है और चिमटी को गर्म करके बिंदिया के हाथ पर सिटा देती है। अब जब भी मुंह खोलो तो ये याद रखना कि तुम एक नौकर हो और हम खानदानी रईस। इसी वक्त इत्तेफाक से दरवाजे पर मोहन बिंदिया को ढूंढता हुआ आ जाता है। हम गरीब जरूर है मालकिन, पर नौकर नहीं है, मेहनत का खाते हैं। चलो यहाँ से बिंदिया, इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ मेरी सोसाइटी में अब कौन तुमसे काम करवाता है। मोहन बिंदिया को बाहर लेकर आता है और जंगल के रास्ते दोनों गांव लौटने लगे हैं। जंगल में मोहन गीली मिट्टी बिंदिया के जले हुए हाथ पर लगाते हुए कहता है, तुझे कितना सहना पड़ता है बिंदिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? आज अगर मैं तेरे पास घर की चाबी लेने नहीं आता तो मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। न जाने वो जालिम तेरे साथ क्या करती होगी। अरे अगले दिन बिंदिया जब बाकी घरों में काम करने जाती है, इससे घर में कोई आने नहीं देता। उदास होकर बिंदिया वापस गांव लौट जाती है। इसका मुरझाया चेहरा देखकर सब्जी वाली मीना इससे पूछती है, क्या बात है बहन, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। अरे क्या है बहन, क्या हुआ? कुछ सही नहीं चल रहा मीना। अब तेरी बिंदिया बहन तुझसे सब्जी भी नहीं खरीद पाएगी। क्या है बहन, क्या हुआ? मुझे सबने काम से निकाल दिया। अब शहर में कोई मुझे काम पर रखने वाला नहीं। यहाँ गांव में तो सब अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। ये तो मसला हो गया बहन, तो आप दूसरा काम कर लो ना। खाना बनाने के अलावा मुझे आता ही क्या है मीना, मैं ठहरी अनपढ़ गवार। मीना सोच में पड़ जाती है कि वो अब बिंदिया को क्या रास्ता दिखाए। अपने ठेले पर रखे हुए अपने टिफिन को देखते हुए मीना कहती है, अरे बहन, रास्ता तो सामने ही है। तुम लोगों के घर पर जाकर काम करती हूँ ना। अब टिफिन का बिजनेस शुरू कर लो। बिंदिया का होटल देखो, हमारे लिए तो हम खुद होटल से टिफिन लेते हैं। बता, इतना महंगा और खाना बिल्कुल बेस्वाद। अरे बहन, रास्ता तो सामने ही है। तुम लोगों के घर पर जाकर काम करती हो ना। अब टिफिन का बिजनेस शुरू कर लो। बिंदिया का होटल देखो, हमारे लिए तो हम खुद होटल से टिफिन लेते हैं। बता, इतना महंगा और खाना बिल्कुल बेस्वाद। तुम तो हमसे नई नई ताजा सब्जी लेकर जाकर खाना बनाकर लोगों को खिलाती थी। इसमें भी वो लोग तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। अरे छोड़ो इन लोगों को, अपना काम शुरू करो। तूने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। तेरे भैया को आने दे रात को, इनसे इस बारे में बात करती हूँ। रात को जब मोहन घर आता है तो बिंदिया इसे मीना के दिए टिफिन के आइडिया के बारे में बताती है। वाह, ये तो एक नंबर का काम है। मेरी फैक्ट्री में भी कई मजदूर हैं जो बेचारे अपने शहर से दूर रहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। यहाँ कोई सस्ता खाने का ढाबा भी तो नहीं, यहाँ वहाँ जाकर ढाबे पर ही मजबूरन खा लेते। अगर तेरा टिफिन रहेगा तो फैक्ट्री में ही खाना खा सकेंगे। तो कल से ही अपने काम को शुरू करती हैं। मैं फैक्ट्री के मालिक से और सभी मजदूरों से तेरे टिफिन की बिजनेस की बात करता हूँ। बिंदिया बाजार जाकर कई सारे टिफिन खाना बनाने के लिए राशन और सिलेंडर लेकर अपने घर पहुंचते हैं। बिंदिया अपने घर के बाहर ही बड़ा सा बेंच लगवा देती है, जिस पर लिखा था बिंदिया का होटल। मीना जहां भी सब्जी बेचने जाती वहां बिंदिया के होटल की प्रचार करना नहीं बोलती। तो रोशना फौरन बिंदिया के पास जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी मीना की ताजी ताजी सब्जी। 1 पाव सब्जी देना मीना। अरे बस 1 पाव क्यों बहन?
अब क्या बताऊं मीना, मैं तो जा रही हूँ मैके। अब पता नहीं ये सब कुछ कैसे करेगी। मुझे तो ये सब्जी भी इनके लिए ज्यादा ही लग रही है। अरे तू काहे को टेंशन लेती हो बहन, बिंदिया बहन है ना, अपने घर से ही टिफिन सिस्टम शुरू किया है। इनके घर का खाना लगवा दो भैया के लिए, ना सब्जी लाने की टेंशन ना राशन लाने का झमेला, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, बस खाओ और मुंह धो लो। सच में ऐसा है क्या? फिर तो मैं पूरे 1 महीने अपने मैके रहकर आने वाली हूँ। अरे तो रोशना फौरन बिंदिया के पास जाती है। टिफिन का काम शुरू किया है, मुझे तो पता ही नहीं था। 1 महीने के लिए अब मेरे घर पर ना मुझे टिफिन पहुंचाना है। जो भी हिसाब होगा उन्हीं से समझ लेना। हिसाब की फिक्र मत करो, 1 दिन का खाना 50 रुपए में, और वो भी 3। अरे वाह बिंदिया, ये तो बड़ा सस्ता है। बिंदिया का खाना मजेदार तो था ही साथ सस्ता था। मोहन के सभी फैक्ट्री वाले बिंदिया के ही होटल के टिफिन लेने लग जाते हैं। मोहन फैक्ट्री में झाड़ू पोछे का काम छोड़कर अपनी बीवी के बनाए हुए टिफिन को लोगों को पार्सल करने के काम में लग जाता है। अरे बिंदिया, आज ऑफिस का एक आदमी मिला, वो कह रहा था कि इसके ऑफिस में भी ने टिफिन सिस्टम चाहिए, कम से कम 50 लोगों के लिए। अच्छा हुआ जी, तो काम जिस हिसाब से बढ़ रहा है हमें 2-3 लोगों को इस काम के लिए रखना होगा। बिंदिया का टिफिन सिस्टम आसपास के गांव और शहरों में भी फेमस हो जाता है। अब बिंदिया अपने हाथ के नीचे गांव की मजबूर औरतों को खाना बनाने के काम में रख लेती है। मोहन इन लोगों के लिए टिफिन लेकर इनके ऑफिस के नीचे पहुंचता है। हाँ भैया, इधर मुझे टिफिन दे दीजिए, मैं ऊपर ले जाऊंगा। ऑफिस तो बहुत बड़ा लगता है। नहीं है, बड़ा है। महंगे महंगे हीरे मोती, उनके गहनों के जो डिजाइन होते हैं ना, उनके सारे डिजाइन इस ऑफिस के एम्प्लॉयज ही फाइनल करते हैं। अच्छा, आप तो रोज गहने देख पाते होंगे। हाँ, आज भी बॉस एक नया हीरा लाने वाले हैं, स्टाफ को दिखाने की डिजाइन कैसी होनी चाहिए। मोहन इन लोगों के लिए टिफिन लेकर इनके ऑफिस के नीचे पहुंचता है। मोहन पार्सल देकर वापस से अलग अलग जगहों पर डिलीवरी देने चला जाता है। इत्तेफाक से इस ऑफिस में पारल का खावंद योग काम करता था। योग लंच कर ही रहा होता है कि तभी इसके पास बॉस इसके पास आते हैं। देखो योग, ये डिजाइन तुम्हें कॉपी करना है, तुम्हारे पास 5 घंटे हैं। मैं इस डायमंड को यहीं छोड़कर अंदर जा रहा हूँ, ध्यान रखना। योग लंच कर ही रहा होता है तभी इसके बॉस इसके पास आते हैं। योग खाना खाकर अपने काम में लग जाता है और इसी दौरान गलती से वो इस डायमंड टिफिन बॉक्स में ही पैक कर देता है, जिसे शब्बो वापस उठाकर मोहन को लुटा देता है 5 घंटे बाद। What is the design? सर मुझे नहीं पता कैसे। Are you made? डायमंड नहीं तुमने वो है। कीमती डायमंड खो दिया, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और साथ ही साथ तुम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना डालता हूँ। योग पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने घर जाता है और सारी बात पारल को बताता है। ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे? मैं भी कल तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूंगी। हो सकता है मेरे समझाने से तुम्हारे बॉस को तुम पर यकीन हो जाए। पारल और योग अगले दिन ऑफिस पहुंचते हैं। इसी वक्त नीचे इन्हें मोहन और बिंदिया मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो बिंदिया? पहले इतना कुछ करना नामुमकिन है। आए हैं कीमती हीरा लुटाने। कल गलती से किसी शख्स ने टिफिन में हीरा छोड़ दिया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि योग भैया पर चोरी का इल्जाम आया है। आपके घर का नमक खाया है, भैया को जेल थोड़ी ना जाने दूंगी। मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दे बिंदिया। ये सुनकर पारल रोने लग जाती है और बिंदिया के गले लगकर अपनी गलती की माफी मांगती है। बिंदिया ऑफिस के बॉस को वो हीरा लुटा देती है, जिसके बाद बिंदिया के काम के साथ साथ इसकी नीयत की भी बड़ी तारीफ होती है। घर खर्च आजकल के ज़माने में देखा जाए तो जिसके पास पैसा है उसी की चलती है, और ये बात सही भी है। पर क्या कभी आपने भी सोचा है कि हमारे घरों में भी ऐसी बादशाहत हो सकती? आप कहेंगे ये सब कैसे हो सकता है? अरे भाई, कौशल्या के घर में तो यही होता है। राकेश, इस महीने भी तूने सिर्फ 20,000 रुपए दिए हैं घर खर्च। रवि को देख, छोटा बेटा है इस घर, फिर भी हर महीने 50,000 रुपए देता है। तेरे बाबूजी रिटायर हो गए हैं, फिर भी इनकी पेंशन तुझसे ज्यादा फर्क। हाँ माँ, मैं समझता हूँ, पर मेरा कारोबार आजकल ठीक नहीं चल रहा। बस जैसे ही 2-4 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मैं ज्यादा खर्च दे दिया करूँगा। कौशल्या, क्या तुम भी ये क्या लगा रखा है? कम ज्यादा ठीक है ना, दोनों हमारे ही बेटे हैं, क्या फर्क पड़ता? किसने ज्यादा दिया किसने कम? कैसे नहीं पड़ता जी, जो पैसा ज्यादा देगा इसी का पैसा भी तो ज्यादा खर्च होगा ना। इस घर में आपकी माँ भी तो ऐसे ही करती थी, जिसका ज्यादा घर खर्च इसी की इस घर में मानी जाती थी।
हमारा जमाना अलग था और मेरी माँ ऐसे किया करती थी, तो जरूरी नहीं कि तुम भी वैसे ही करोगी, समझी? कोई बात नहीं, जब तेरे पास ज्यादा मुनाफा हो तब पैसे दे देना, हम सब घर में साथ ही है ना। 2. हर महीने कौशल्या और रामचंद अपने बेटों से घर खर्च लिया करते थे और इसी के हिसाब से महीने का बजट तैयार होता था। लेकिन कौशल्या की नजरों में तो यही था कि जिस बेटे ने ज्यादा खर्च दिया इसी का राज घर में चलना चाहिए, इसलिए वो छोटे बेटे और बहू का कहना ज्यादा मानती थी, चाहे वो फिर कोई भी बात हो। ये अरे जरा तुम दोनों लिस्ट तो बताना क्या क्या चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारे बाबूजी और मैं बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। माँ जी, मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये सारे क्रीम्स, फेस वॉश, ये सब मुझे चाहिए था। और मुझे बस कुछ सामान चाहिए था, 2-4 चीजें ही हैं काम की। अगली बार भी तूने यही सब मंगवाया था ना, फिर खत्म हो गया। अरे इतनी महंगाई में ये सब पाउडर लाली तू क्या करेगी? ये सब मैं अगली बार ले आऊंगी, ठीक है? और मैं ऐसे भी इस बार राकेश के पैसे तो बिल भरने में ही चले गए। ठीक है माँ जी, तो मेरी भी कुछ ही चीजें लेकर आइएगा, कोई बात नहीं। नहीं ले आऊंगी ना तेरी सारी चीजें, अरे सब ले आऊंगी। रवि इतने पैसे देता है घर में, इसकी बीवी की 1-2 चीज भी नहीं ला सकती क्या मैं? क्या सोचेगा वो? अरे मैं ले आऊंगी। बहू यहाँ लाओ, मैं लेकर आता हूँ तेरी सारी चीजें। कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतनी जरूरी नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं था कि कौशल्या ने कविता के साथ ऐसा किया हो। इस घर में राकेश और कविता के साथ अक्सर ऐसा होता आता था। माँ, मैं और रिया सोच रहे थे कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ मनाली होकर आए, बहुत वक्त हो गया हम कहीं गए नहीं। अरे हाँ, जाओ घूम कर आओ, तुम दोनों को भी अच्छा लगेगा। तब बहू तुम दोनों भी कहीं आसपास घूम कर रहो, तुम दोनों कहीं गए नहीं इतने दिनों से। रिया और रवि तो फिर भी कई बार जाते रहते हैं, जाओ तुम दोनों भी कहीं घूम कर आओ। अरे आप देख रहे हैं, पहले ही राकेश घर में 20,000 देता है, अगर घूमने चले गए तो दोनों अगले महीने ये भी नहीं देगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिया और रवि को जाने दो। अरे वो तो बाद की बात है राकेश, पहले तो घर खर्च का तो बंदोबस्त कर ले। देख रहा है रवि को तुझसे छोटा है, फिर भी कितना अच्छा कमा रहा है। अरे तू भी ये व्यापार छोड़कर कोई नौकरी कर ले। कुछ दिन नौकरी में तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, व्यापार में आज मुनाफा नहीं, पर एक दिन देखना राकेश जरूर सबको हैरान कर देगा। हाँ, तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। हमारा कुछ नहीं हो सकता सच में, तुम्हें पैसों के आगे कुछ भी नहीं दिखता। राकेश को भी ये अफसोस था कि वो घर का बड़ा बेटा होकर इतना कम खर्च दे रहा था, जबकि घर का काफी सारा खर्च रवि के पैसों से ही चलता था। माँ जी तो हर बात में रिया की तरफदारी ही करती हैं। मैं अगर कुछ सही भी कह दूं, उसे नजरअंदाज किया जाता है। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। रवि हमेशा से मुझसे आगे रहा है। आज देखा जाए तो घर का ज्यादा खर्च रवि के पैसों से ही चलता है। यही चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रवि पढ़ रहा था तब आपने अपनी सारी कमाई रवि की पढ़ाई में लगा दी थी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। आपका वो त्याग किसी को नहीं दिख रहा। अगर उस वक्त आपने अपने लिए बचा के रखा होता तो आपका व्यापार बहुत आगे होता। कविता, रवि मेरा छोटा भाई है। मैंने जो कुछ भी किया मैंने कभी इसका हिसाब नहीं किया। माँ जी तो रख रही है ना, क्योंकि हम घर खर्च ज्यादा नहीं देते, इसलिए हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं करता। पर आपने इस घर के लिए क्या क्या किया है ये कोई याद नहीं रखता। जब बाबूजी बीमार थे तब आपने अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी थी, वो किसी को याद नहीं। क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि आपने अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचा है। फिर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में। अरे छोड़ो ना, ये सब पुरानी बातें हैं, क्यों लेकर बैठी हो? फिक्र मत करो, बस कुछ वक्त की बात है, इसके बाद सब ठीक ही हो जाएगा। कविता को पता था कि इसके शौहर ने इस घर के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, पर आज वो किसी को याद नहीं, क्योंकि वो कम कमा रहा था। पर एक बीवी के लिए बार बार शौहर की बेइज्जती सहना मुश्किल होता है, और कविता के साथ भी आज यही हुआ। माँ जी, इनके लिए पनीर लेने जा रही हूँ, बहुत दिनों से इनका मन था खाने का। अरे कविता बहू, कहाँ जा रही हो? पनीर कितना महंगा है, जानती भी हो। रहने दो और कुछ बना लो। अरे उस दिन रवि को खाना था पनीर और मशरूम, तो आप इतना सारा ले आई थी। अरे रवि की बात और है, क्योंकि 50,000 देता है घर खर्च। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज मैं जरूर बोलूंगी। कितने वक्त से देख रही हूँ घर खर्च लगा रखा है। अगर मेरे पति रवि की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते तो आज आपका ये बेटा कुछ नहीं होता। बाबूजी के इलाज में इन्होंने अपने व्यापार के पैसे डाल दिए, फिर भी आज हम दोनों को घर खर्च के लिए सुनाया जाता है। सुना था जिसके पास पैसे होते हैं उसी की सत्ता होती है।
आपने तो अपने घर में ही राजनीति शुरू कर दी माँ जी। कविता बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केश, कविता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। पोशीदे की आंखों पे जो घर खर्च की पट्टी बंदी है ना, वो उतना जरूरी है। उसने घर के लिए बहुत कुछ किया है और तूने कभी से वो इज्जत नहीं दी। ये हुई ना बात। अब देख तेरी माँ को कैसे रात को नींद आती है। कविता भाभी सही कह रही है। आज मैं जो भी हूँ भैया की सपोर्ट की वजह से हूँ। ये सब तो मेरा फर्ज था। आप पर तेरे इस फर्ज को मैंने कभी नहीं सराहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी सास की तरह बन गई थी। मुझे और तेरे बाबूजी को भी कभी वो इज्जत नहीं मिली जो मेरे देवर देवरानी को मिलती थी, और मैंने भी यही तुम्हारे साथ कर दी, जबकि मुझे इस बात से सबक लेना चाहिए था। क्या आप भी चुप रहे? माफी मांगते वक्त माँ और बाप के लिए एक तोहफा है। अपना हाथ आगे कीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पास हो गए हैं। अब हम सब साथ घूमने चलेंगे। इसे वो इज्जत नहीं दी। ये हुई ना बात। अब देख तेरी माँ को कैसे रात को नींद आती है।